Okay, guys, I hope your preparation is going well. So, today we'll discuss the tough questions, expected questions in exam. So, these are the tough questions. I'm extremely sorry, थोड़ा सा मेरा गला खराब है. So, I'll be speaking little low. So, these are the questions which are clinical based. So, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने पूरे वीडियोस देखे हैं, तो आपको काफी आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में, इन क्वेश्चन को करने में. इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमको समझना है. तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन. पहला सवाल, इफ आई से फर्स्ट क्वेश्चन इन माय लिस्ट इज व्हाट इज मोस्ट कॉमन एचआईवी रिलेटेड मैलिग्नेंसी. मींस एचआईवी के पेशेंट के अंदर सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है. सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. यहाँ से आपको इनमें से चूज करना है. सो पहले इन बात कर लेते हैं इन सब कैंसर की. न्यूरोब्लास्टोमा ये बच्चों का एक ट्यूमर होता है. इट्स अ सॉलिड ट्यूमर ऑफ चिल्ड्रन. सो दिस इज अ सॉलिड ट्यूमर. सो मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ, अ मेथड कॉल्ड रूलिंग आउट मेथड. दिस इज अ सॉलिड ट्यूमर इन चिल्ड्रन. सो कहाँ कहाँ हो सकता है? इट इज इन एब्डोमिनल एरिया, mostly in the abdominal area, kidney caspar, you can see neuroblastoma. So basically abdominal cavity में होता है. Plasma cell lymphoma are very very rare tumor. These are very very rare tumor. बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इफ आई से मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल ट्यूमर, प्लाज्मा सेल का सबसे कॉमन ट्यूमर जो होता है उसका नाम होता है मल्टीपल माइलोमा. मल्टीपल माइलोमा दिस इज मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल ट्यूमर. हॉजकिन लिम्फोमा भी एचआईवी के पेशेंट के अंदर मिलता है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं होता. तो आपके पास तीनों ऑप्शन आप रूल आउट कर लीजिए. मोस्ट कॉमन एचआईवी रिलेटेड ट्यूमर इज कपोसी सार्कोमा. सो अगर मैं बात करूं कपोसी सार्कोमा के बारे में, कपोसी सार्कोमा पहली बात ये एक वस्कुलर ट्यूमर है. ये एक वस्कुलर ट्यूमर है और ज्यादातर ये किस में मिलता है? एचआईवी पेशेंट के अंदर मिलता है. सो नॉर्मल लोगों में भी मिल सकता है, लेकिन एचआईवी के पेशेंट के अंदर कपोसी सार्कोमा मिलने के चांस ज्यादा होते हैं. तो अगर मैं आपसे बोलूं उस ट्यूमर को आपको कैसे ठीक करना है, जैसे ही आप एचआईवी की दवाई चालू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, उसको ये चालू करते ही ये अपने आप ठीक होना चालू हो जाता है. तो इसके लिए आपको कोई अलग से दवाइयां चालू नहीं करनी है. स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन विथ एआरटी. एआरटी मींस एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. जैसे ही आपने एचआईवी की दवाई चालू करी, ये ट्यूमर भी ठीक हो जाएगा. सो पहले सवाल का आंसर जो होगा दैट विल बी कापोसी सार्कोमा. तो आपको दो चीजें एक्स्ट्रा याद करनी है. मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा वो आपको नोट्स में लिखने हैं. हो सकता है कुछ चीज मैं ना लिख पाऊँ, लेकिन आपको लिखने हैं. ये एक वस्कुलर ट्यूमर है, एचआईवी के पेशेंट के अंदर मिलता है और अपने आप ठीक हो जाता है जैसे ही आप एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चालू करते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये थोड़ा सा कम्युनिटी मेडिसिन वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जिसको हम नॉर्मल एमएसएन से रिलेट करके देखते हैं. सो an outpatient department nurse is providing health education to a 40-year old person. 40 साल के आदमी को सलाह दे रही है जिसको पहले से हाइपरटेंशन है, कि आपको कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है. तो अंडरस्टैंड दिस इज आ सिंपल क्वेश्चन, कम्युनिटी मेडिसिन का क्वेश्चन है. तो हम इसको समझते हैं. पहले आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं तीन टाइप के प्रिवेंशन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. हम तीनों प्रिवेंशन को याद करने के लिए आपको दो दो इंग्लिश के वर्ड में बताऊंगा, आपको वो ढूंढने. दो इंग्लिश के वर्ड आपको ढूंढने हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं प्राइमरी प्रिवेंशन, यहाँ पर आपको पहला शब्द जो ढूंढना है उसका नाम होता है हेल्थ प्रमोशन. मीन्स कोई हेल्थ प्रमोशन वाली बात. दूसरा शब्द जो आपको ढूंढना है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज से प्रोटेक्शन मिलना. तो आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे उस सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. आगे देखते हैं, अभी बताता हूँ मैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आपको दो शब्द ढूंढने हैं. एक है डायग्नोसिस और दूसरा है ट्रीटमेंट. सिंपल. डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट. इसी तरीके से आपको टर्शरी प्रिवेंशन में आपको फिर से दो शब्द ढूंढने हैं. एक उसको बोलते हैं हम रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन. और दूसरा जो आपको ढूंढना है उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन. डिसेबिलिटी लिमिटेशन. तो उसको समझिए. हेल्थ को प्रमोट करना, कोई स्पेसिफिक चीज से प्रोटेक्ट करना, जल्दी डायग्नोस बना लेना, जल्दी ठीक कर लेना, रिहैबिलिटेशन. और डिसेबिलिटी लिमिटेशन मीन्स जो डिसेबिलिटी आ गई है
उसको अब और ना बढ़े। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ बताऊंगा आपको समझने। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 साल के आदमी को नर्सिंग ऑफिसर सलाह दे रही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। क्या लाइफस्टाइल चेंज करनी है? मैंने आपको नॉर्मल वीडियो से बताया है कि हम इसमें हाइपरटेंशन में क्या देते हैं, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये मैंने कुछ सवाल जो आ सकते हैं पेपर में, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी डाइट हम रेकमेंड करते हैं हाइपरटेंशन के लिए? डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब क्या होता है? इट इज लो सोडियम डाइट। सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा। नमक कम खाने हैं, केले ज्यादा खाने हैं। राइट। केले में क्या होता है? पोटेशियम होता है। नमक कम खाना है। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब इसको देखते हैं। सलाह किसको दे रही है? हाइपरटेंशन के पेशेंट को। क्या करना है? अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। मीन्स अगर आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करोगे, मीन्स सोडियम कम लोगे, तो आपको क्या होगा? हाइपरटेंशन नहीं होगा। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक डिसीज से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मीन्स दिस नर्सिंग ऑफिसर इज गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट और टू द पर्सन टू प्रिवेंट और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो आपके शब्द में यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो ये क्या है? प्राइमरी। इस तरीके से कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको समझना है। सपोज मैं अगर आपको बोलूँ, कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर। सपोज करो ओसीपी डिस्ट्रीब्यूशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का डिस्ट्रीब्यूशन और ओआरएस डेमोन्स्ट्रेशन। गांव में जाके आप एक हॉस्पिटल की तरफ से कैंप में गए, वहां पर आपको ओसीपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या आपको बताना है कि ओआरएस का घोल कैसे बनाना है। ऐसा सब क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हेल्थ को प्रमोशन करें। मींस वी आर प्रमोटिंग हेल्थ, जिसको बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन किस में आएगा? हेल्थ प्रमोशन विल कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, दूसरा एग्जांपल और कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी भी तरीके की वैक्सीन, वैक्सीन आप क्यों लगाते हैं? राइट। अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल में दूं, जैसे कि हेलमेट क्यों लगाते हैं? वैक्सीन लगाना, हेलमेट लगाना, ये सब हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं जिससे कि हेलमेट से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसको? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? दो शब्द आपको ढूंढने, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो ये कौन सा प्रमोशन प्रिवेंशन हो गया? ये भी कैसा हो गया आपका? प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, फिर अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी चीज की कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायग्नोसिस के लिए कोई भी टेस्ट, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, पेट स्कैन, कोई भी बायोप्सी, एनी इन्वेस्टिगेशन और कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, किसी भी तरीके का। अगर मैं आपको बोलूँ पेशेंट का एक्सरे हो रहा है, सीटी हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, या कोई ट्रीटमेंट मीन्स कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मेडिकल और सर्जिकल, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये किस में आएंगे? ये आएंगे सेकेंडरी प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने चश्मा पहना, चश्मा पहना मैंने, क्यों पहना है चश्मा? मेरी आंखें ठीक हो जाएगी चश्मा पहनने से? नहीं होंगी। तो मैं क्या करूंगा? इससे मेरा नंबर और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मेरा नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। आप देखो नंबर लग गया है, 1.75 का नंबर है, वो तो है, डिसेबिलिटी तो है, मायोपिया तो है, लेकिन अभी और ना बढ़े, नंबर और ना बढ़े, इसलिए क्या चश्मा पहनना पड़ता है। इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। मीन जितना हो गया वहीं पर रुक जाओ। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल, स्पेक्टिकल्स यूज, स्पेक्टिकल्स यूज, राइट। क्रचेस, जो पोलियो के पेशेंट क्रच यूज करते हैं, व्हील चेयर क्रच यूज करना, स्पेक्टिकल्स यूज करना, या मैं आपको बोलूं कोई भी तरीके की फिजियोथेरेपी, तो इससे क्या होता है? आप डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? टर्शियरी प्रिवेंशन। सपोज करो मैंने चश्मे की जगह गॉगल पहना है। गॉगल क्यों पहना है? धूप से बचने के लिए। धूप से बचना मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो अगर मैं क्वेश्चन में दूं गॉगल पहनना है, गॉगल पहनना है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो वो हो गया प्राइमरी। राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि स्पेक्टिकल्स पहनना है, तो क्या होगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। disability limitation. So this is about your prevention. Okay, presence of current red jelly sputum. Current jelly sputum या इसको हम बोलते हैं current red jelly sputum. So होता क्या है? जब आपकी आते मीन्स इंटेस्टाइन, स्पेशली आपका इलियोसिकम पार्ट, ये आपस में फंस जाते हैं। राइट। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन विद इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर घुस गई है, तो उसको हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन। तो बेसिकली इलियम और सीकम में ऐसा ज्यादा होता है। तो क्या होता है? इंटेस्टाइन की सप्लाई रुक जाती है। जब इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वहां पे क्या होता है? इschemia हो जाता है। तो म्यूकस की स्लफिंग होती है, म्यूकस वहां से झड़ता है, और जो स्टूल का कलर होता है वो रेड कलर आता है। इसको बोलते हैं करंट रेड जेली स्पुटम।
ये कब मिलता है आपको? इंटुसिसेप्शन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इस्चीमिया ऑफ इंटेस्टाइन। मेनली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है, लार्ज भी हो सकती है बट मेनली आपकी स्मॉल होती है। अगर मैं आपको बोलूँ स्प्रंग डिसीज तो आपको कुछ याद करनी है। स्प्रंग डिसीज में गैंग्लिया आपके चले जाते हैं, एक गैंग्लियोसिस ऑफ कोलोन। पाइलोरिक पार्ट के अंदर अगर स्टेनोसिस हो गई तो खाना आपका, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्टमक है, तो ये पायलस पार्ट में अंदर क्या हो गया, आपका स्टेनोसिस हो गई तो खाना आपका ड्यूडेनम में नहीं जाएगा, खाना वहीं रहेगा। सो जीआईटी का एक रूल होता है कि खाना अगर नीचे नहीं जा रहा है तो वो ऊपर वापस फेंकेगा उसको। वापस फेंकेगा मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग होगी। तो ये वापस जो फेंका है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो इसका जो आपको फीचर याद करना है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, दैट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। अगर मैं आपको बोलूँ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला मींस, जैसा आपको पता है उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया एयर लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एयर। ये आपका इसोफेगस है, इसोफेगस क्या लेके जा रहा है? इसोफेगस खाना लेके जा रहा है। इन दोनों के बीच में आपने क्या देखा? एक कनेक्शन बन गया, एक कनेक्शन बन गया इन दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अल्फाबेट एच शेप का बना। सो मोस्ट डेंजरस वाला यही होता है, सबसे डेंजरस यही होता है, एच टाइप। सो देखो अब क्या होगा, एयर कहाँ चली जाएगी? हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि एयर आपकी इसोफेगस कहाँ जाएगा? स्टमक में, स्टमक में चली जाएगी एयर। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि आपका खाना, जो आपका खाना था वो खाना आप चले जाएगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो आप पेशेंट को दिक्कत होना चालू हो जाएगी। अगर खाना आपका यहाँ लंग्स में चला गया, बिकॉज ट्रेकिया कहाँ जाके खुल रहे हैं? ट्रेकिया कहाँ जाके खुल रहे हैं? लंग्स में जाके खुल रहे हैं। पेशेंट कैन डेवलप एस्पिरेशनल न्यूमोनाइटिस। एस्पिरेशनल न्यूमोनाइटिस, पेशेंट को आगे जाके एस्पिरेशनल न्यूमोनाइटिस हो सकता है। तो ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला के अंदर पेशेंट को एस्पिरेशन होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, हिस्पंग डिसीज में कोलोन के अंदर गैंग्लियन खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो करंट रेड कलर और करंट जेली लाइक स्टूल जो आपको मिलते हैं वो इंटरसेप्शन में। क्योंकि करंट जेली से मुझे कुछ चीज और याद आ रही है। अगर मैं आपको बोलूँ करंट जेली स्पुटम, तो यहाँ पर सेम चीज का हमने रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन निकाल लिया। करंट जेली स्पुटम कहाँ मिलता है? करंट जेली स्पुटम आपको मिलता है जब क्लेप्सियला का इन्फेक्शन होता है। अगर पेशेंट को क्लेप्सियला से निमोनिया होता है, क्लेप्सियला का निमोनिया अल्कोहलिक में काफी कॉमन है, तब स्पुटम का कलर कैसा होगा? करंट जेली। सो करंट जेली स्टूल, इंटरसेप्शन, करंट जेली स्पुटम, क्लेप्सियला निमोनिया, दैट्स इट। ओके, सो ये आपको सिर्फ याद करना है बिकॉज मुझे लगा ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ लेते हैं। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? नॉर्मल आईसीपी इज 5 to 15 mmHg। इट इज 5 to 15 mmHg। दिस इज नॉर्मल योर इंट्राक्रेनियल प्रेशर। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्ट्रेस में, ट्यूमर की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से कई बार आईसीपी बढ़ जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक का फीचर क्या है इसको समझिए। बिलियरी कोलिक मींस, बिलियरी मींस योर बाइल डक्ट, कोलिक मींस पेन। सो ऐसा पेन जो मींस किसी भी तरीके से आपका गॉल स्टोन से रिलेटेड। सो दिस टाइप ऑफ पेन यू विल सी देयर ड्यू टू गॉल स्टोन। सो प्रॉब्लम विद योर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है? स्टोन बन रही है, पथरी बन रही है, तो उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। आप गॉल स्टोन किसको होते हैं? मैंने आपको बताया था गॉल स्टोन के जो रीजन होता है, एक तो ये किसमें होता है, दो टाइप के होते हैं गॉल स्टोन। इफ ऐसे फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं जो लोग मोटे होते हैं। स्पेशली मैंने आपको रूल ऑफ एफ बताया था, यहाँ पर रूल ऑफ एफ मीन्स फीमेल फैटी 40 फ्लैटुलेंस। मीन्स फीमेल में ज्यादा होते हैं, फैटी लोगों में ज्यादा होते हैं, जो 40 के अबव होते हैं, 40 ईयर से ज्यादा के होते हैं उनमें होता है फ्लैटुलेंस में, जिनको कब्ज रहती है, गैस बनती है पेट में। तो कोलेस्ट्रॉल से हो सकते हैं। दूसरा रीजन इसका होता है, अगर हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तो बिलिरुबिन के पिगमेंट, कई बार पिगमेंट से क्या बन जाता है? गॉलस्टोन। तो गॉलस्टोन आपका पिगमेंट से भी हो सकता है। पिगमेंट का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है? बिलिरुबिन। सो अगर गॉलस्टोन होगा तो कैसे फीचर होंगे? जो पेशेंट को पेन होगा वो कहाँ पेन होगा? जनरली जो पेन होगा वो कैसा होगा? वो राइट एब्डोमिनल एरिया में होगा और बैक और राइट शोल्डर की तरफ जाएगा। राइट, बैक और राइट शोल्डर की तरफ जाएगा। तो दिस इज द फीचर ऑफ बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक का फीचर क्या होता है? अपर राइट एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक और राइट शोल्डर। ओके, सो इजी क्वेश्चन। हीमोडायलिसिस मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। डायलिसिस का रूल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस, वेयर वाटर इज मूविंग अंडर हाई प्रेशर, पानी हाई प्रेशर से जा रहा है,
टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हाई से लो में जा रहा है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर में जा रहा है पानी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस मेथड को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो डायलिसिस का मैंने आपको बताया था, सीकेडी और एकेआई पेशेंट के अंदर हम डायलिसिस रेकमेंड करते हैं। तो जनरली डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के इंडिकेशन क्या होते हैं जो आपको समझनी है? सीकेडी के पेशेंट के अंदर या एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी, मैंने बताया था आपको सीकेडी में तो आपको करना ही करना है। डायलिसिस इज टेम्पररी सोल्यूशन, जब तक आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तब तक आप पेशेंट को डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हो। एकेआई अगर नहीं ठीक होता है, बेसिकली क्या होता है, बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम जमा होता चले जाता है, स्पेशली पोटेशियम काफी टॉक्सिक होता है, हाइपरकैलेमिया से पेशेंट को ईसीजी में चेंजेस आते हैं, तो आपको पेशेंट को डायलिसिस करना होता है कम से कम हफ्ते में 3 बार। सो डायलिसिस का अगर मैं आपको बोलूँ, इट इज 3 टाइम्स इन अ वीक। ये सवाल मुझे लग रहा है आ सकता है, तो रिकमेंडेड डायलिसिस इज 3 टाइम्स अ वीक, कम से कम हफ्ते में 3 बार डायलिसिस आपको कराना चाहिए। पीप इन वेंटिलेटर इज गिवन टू, तो पहले इसको समझिए, पीप का मतलब समझिए आप पहले। पीप का मतलब क्या होता है? पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड प्रेशर वेंटिलेशन। तो मींस दिस इज व्हाट पॉजिटिव एंड एक्सपिरेशन प्रेशर, मींस आपको पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर देना है। पॉजिटिव प्रेशर कब देना है इसको समझिए। इसका क्या होगा कि जितना लंग बचा है, जो डैमेज हो गया, उसको तो आप अब नहीं कर सकते। तो सपोज जो पार्ट बचा हुआ है उसको बचाने के लिए, सो दिस पार्ट यू कैन सेव, जो एल्वेलाई बची हैं आपके, उसको और डैमेज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? पीप देते हैं। सो याद रखिए, पीप मीन्स पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। दिस इज गिवन टू प्रिवेंट कोलैप्स। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी इससे भी होगी तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। वेंटिलेटर फाइटिंग, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओवर वेंटिलेशन, तो आप इसको प्रिवेंट नहीं कर, बिकॉज आप तो दे ही रहे हो ना, तो इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो पीप का मतलब क्या होता है? पीप से आप क्या करोगे? जस्ट यू विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। फॉलोइंग इज करेक्ट मेंटेनेंस इन्फ्यूजन डोज ऑफ IV heparin, intravenous heparin to prevent further pulmonary embolism. ओके, सो बेसिकली समझो कि किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये काफी छोटे होते हैं तो ज्यादातर पता नहीं चलता। लंग्स में डुअल ब्लड सप्लाई होती है तो भी इसका पता नहीं चलता। सो जनरली पेशेंट को शुरू में कोई सिम्टम नहीं होते, जब पेशेंट को सिम्टम आते हैं तब पता चलता है, तो कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है और पता भी नहीं चल पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर जैसे ही आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोस किया है, तो हम पेशेंट को पहले लोडिंग डोज देते हैं IV हेपारिन का। तो अगर मैं आपको यहाँ दोनों चीजें बता रहा हूँ कि एम्बोलस बन सकता है, पहले तो आपको जब बन गया है तो आपको लोडिंग डोज देना है। तो जो लोडिंग डोज जो होता है वो 80 यूनिट्स का होता है, 80 यूनिट्स पर केजी। तो शुरू में तो आपको हाई डोज देना है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस डोज देना है। मेंटेनेंस डोज देना है, तो मेंटेनेंस डोज जो होगा वो 18 होता है। सो सिंपल है, आपको याद करना है 80 18 80 18, सिंपल 18 लोडिंग डोज, 18 मेंटेनेंस डोज। क्लियर? सो 80 18। तो 80 यूनिट पर केजी इज लोडिंग डोज एंड 18 इज योर मेंटेनेंस डोज। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज का आंसर क्या होगा? 18 यूनिट पर केजी, 18 यूनिट पर केजी। ओके, सो कई बार क्वेश्चन काफी सिंपल सा हो जाता है कि आपको कुछ सोचना नहीं है। मैंने आपको एबीजी के लेक्चर में इतनी बार बोला है, नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45, 7.35 7.45 7.35 7.45 7.35 7.45। सो यहाँ पर आपको वो पूछा, वही चीजें पूछी गई, डायरेक्ट फॉर्म में पूछी गई है। अगर आप देखेंगे आपके वीडियो लेक्चर नोट से सारे के सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। पीएच पूछा गया कितना होता है? 7.35 7.45 7.35 7.45, 7.3 नहीं दिया, 7.45 नहीं दिया, लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, 7.4 तो दिया हुआ है। सो आंसर विल बी 7.4। तो नॉर्मल पीएच वही पूछा हुआ है, 7.35 टू 7.45। तो आई डोंट थिंक किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसमें, ये मैं आपको बता चुका हूँ एबीजी के लेक्चर में। नॉर्मल पीएच है 7.35 7.45। जो तो फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का मैंने आपको फीचर पहले बताया था कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है। ऑटो इम्यून डिसीज मींस इसमें कोई ना कोई एंटीबॉडी बनती है, कोई ना कोई एंटीबॉडी बनती है, कोई ना कोई एंटीबॉडी बनती है। तो ये फीमेल्स के अंदर काफी कॉमन है, बिकॉज फीमेल्स की इम्यूनिटी कमजोर होती है, फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन स्टेट होता है, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन और प्रेगनेंसी की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज फीमेल्स के अंदर काफी कॉमन होते हैं कंपेयर टू मेल्स। दूसरा तीसरा फीचर होता है इनका कि कई बार तो पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम होते हैं कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग पैटर्न। रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग पैटर्न मींस समटाइम देयर आर अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, समटाइम नो सिम्टम एट ऑल, राइट?
और तीसरा जो चौथे में अगर पॉइंट आपको बोलूं यहाँ पे कि ठीक ठीक करने के लिए हम कह देते हैं ऑटोमेटिक में स्टीरॉइड देते हैं। देखो स्ट्रोक का अगर मैं आपको बोलूं इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, पेशेंट को खून का धक्का जमा हुआ है या फिर खून नस फट गई है, उसको बोलते हैं हम, कोई आर्टरी की या वेन की ब्लीडिंग हो रही है, रप्चर कर गई है, तो या तो स्ट्रोक हो सकता है हेमोरेजिक, या हो सकता है इस्केमिक। तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, खून का धक्का जम जाता है। हेमोरेजिक में क्या होता है, नस फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं नस फट जाती है मतलब बेसिकली, लेकिन नस नहीं फटती, क्या फटता है, आर्टरी या वेन फटती है। सो अंडरस्टैंड स्ट्रोक मींस दैट इज, अगर आप लंबे टाइम से स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, एज आपकी ज्यादा या ट्रॉमा हो गया, तब होता है स्ट्रोक। पार्किंसन डिसीज का कॉज अगर मैं आपको बोलूं, तो स्ट्रोक के तो बहुत सारे कॉज हो गए। स्ट्रोक के कॉज वही होते हैं जो हार्ट में एमआई कराते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एज, राइट, दीज आर रीजन ऑफ स्ट्रोक। या फिर और एक एक्स्ट्रा रीजन क्या हो जाएगा, आपको चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया। पार्किंसन डिसीज का अगर मैं आपको बोलूं कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है इडियोपैथिक। वैसे हम इसको पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। पार्किंसोनिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक फॉर्म को हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा हेड ट्रॉमा की वजह से पार्किंसन भी हो सकती है, जैसे बॉक्सर में होती है, मैंने आपको मोहम्मद अली का एग्जांपल भी बताया था। एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये स्टीफन हॉकिंग की बीमारी है, लू गेरिग्स डिसीज बोलते हैं इसको। सो दिस इज रेयर डिसीज। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जेनेटिक डिफेक्ट होता है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं जीन का नाम, SOD1 जीन से, आपको इंपॉर्टेंट नहीं याद करना है, पार्किंसन आपको याद करना है। पार्किंसन में क्या होता है, पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं 4 से 6 हर्ट्ज की, पेशेंट को रिजिडिटी होती है और सारे मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एकाइनेसिस। सो ऑटोमेटिक डिसीज इनमें से कोई भी नहीं है। ऑटोमेटिक डिसीज क्या है, सिर्फ माइस्थेनिया। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटोमेटिक डिसीज। इसके अंदर जो एंटीबॉडी मैंने आपको बताई थी उसका नाम होता है एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी यू विल सी वेयर इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन एज डिक्लाइन मींस एक बूढ़ा आदमी डायबिटिक मेलाइटिस के साथ आया, कंप्लेनिंग ऑफ पेनलेस। तो बस यही आपको हिंट मिल गई यहाँ पर, पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है और विजन का लॉस है। देयर इज पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन। अब देखो कैटरैक्ट अगर होगा पेशेंट को तो थोड़ा बहुत पेन होगा, यूवीआइटिस में पेन होता है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी पेन हो सकता है। तो आंसर आपका सीधे मिल गया आपका, ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा विल हैव पेनलेस लॉस ऑफ विजन, पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अगर किसी को मैकेनिकल वाल्व लगे मींस आर्टिफिशियल वाल्व लगे, अब आर्टिफिशियल चीज मींस नेचुरल नहीं है वो, तो उसमें क्या होगा, ब्लड आगे जाके जम सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर, एंटीप्लेटलेट हम देते हैं। देखो एंटीपायरेटिक फीवर का कोई रोल नहीं है, पेन किलर का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो क्या दोगे आप, लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट, जिससे उस मैकेनिकल वाल्व पे, आर्टिफिशियल वाल्व पे, क्योंकि ये मेटल का बना होता है, इसमें थ्रोम्बस वापस से बन सकता है, थ्रोम्बस ट्रांसफॉर्मेशन, दे कैन बी वेजिटेशन, इसके अंदर क्या हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, क्लॉट बन सकता है, एम्बुलस बन सकता है, इसलिए पेशेंट को क्या देते हैं, एंटीकोगुलेंट देते हैं, जिससे एंटीकोगुलेंट क्या होगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ओके, इजी क्वेश्चन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इंप्रूव हियरिंग। हियरिंग किससे बढ़ती है, हियरिंग एड से बढ़ती है, सिंपल। ओके, लिप रीडिंग मींस, लिप रीडिंग कई बार हम बहरे लोगों में यूज करते हैं, उनके जो बोल रहे हैं उनके लिप्स को रीड करते हैं कि वो लिप्स से क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ऑन द बेस्ट, दैट इज लिप रीडिंग, यू आर रीडिंग माय लिप्स। स्पीच थेरेपी, साइन लैंग्वेज, these are also we use sometime in deaf and blind people, like braille language we use for blind people. So hearing aid से क्या होगा, hearing improve। simple question, easy question। difficulty in swallowing को हम बोलते हैं dysphagia। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग नाउ, dysphagia मींस difficulty in swallowing, जिसमें यहाँ पे एक टर्म और ऐड करना चाह रहा हूँ, और डायनोफेगिया। और डायनोफेगिया का मतलब होता है पेनफुल swallowing। डिफिकल्टी और डिस्टर्बेंस हो रहा है तो dysphagia, अगर दर्द हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायनोफेगिया। अगर मैं आपको बोलूं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्पनिया। रिगर्गिटेशन मींस खाना ऊपर ऊपर आ रहा है, राइट, पेट में गैस बन रही है, खाना ऊपर आ रहा है, दैट इज रिगर्गिटेशन। डिस्फोरिया साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ एलिवेशन, अपने आप को सब कुछ समझना, दैट इज कॉल्ड डिस्फोरिया। और यूफोरिया मींस डिस्टर्बेंस ऑफ योर नॉर्मल मूड, आपके नॉर्मल मूड से आप एकदम चेंज हो गए।
जैसे seen in schizophrenia और mania disorders, तो साइकेट्री में आपको मिलता है dysphoria. That is a problem with the mood. So dysphagia means swallowing. Dysphagia is related to swallowing. ओके, अगेन क्लिनिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन ज्यादा ठीक होंगे अगर आप समझोगे तो। जब प्रेशर अप्लाई करोगे आप किसी भी सूजन पे, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मीन्स वहां गड्ढा बन जाता है। इंडेंटेशन कुछ नहीं है, गड्ढा बन रहा है वहां पे, वहां गड्ढा बन रहा है, आपने जब हटा दिया उसके बाद भी, राइट। सो आप देखोगे, सपोज आपके जल्दी हम टीबीएल की शिन में देखते हैं, आपने सपोज करो कहीं पर पेशेंट के हाथ में दबाया, टीबीएल शिन में दबाया तो वहां गड्ढा बन गया, तो आप देख रहे हो गड्ढा धीरे 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 ठीक हो रहा है। इंडेंटेशन मीन्स गड्ढा, राइट। उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, वी कॉल दिस पिटिंग एडिमा। रिफ्रैक्टरी एडिमा का मतलब होता है आपने डायूरेटिक की मैक्सिमल डोज चालू कर दी। देखो एडिमा मींस पेट में पानी भरा, कहीं भी पानी भरा, कहीं पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, आपने डायूरेटिक की मैक्सिमम डोज चालू कर दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एडिमा। वीपिंग एडिमा एंड डिपेंडेंट एडिमा मींस एडिमा ऑन डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट पार्ट मींस ग्रेविटी की वजह से लोअर लिम्ब में ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन इन एडिमा में गड्ढा नहीं होता। गड्ढा होने वाले एडिमा को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंडेंटेशन परसिस्ट, गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा। ओके, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चन आ गया, कॉलन ड्रग इज यूज्ड फॉर डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। सो जो ड्रग प्यूपिल को डायलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं मेड्रियाटिक। क्या बोलते हैं उसको, मेड्रियाटिक। और जो प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मियोटिक। सो इफ आई से मेड्रियाटिक, जनरली सपोज करो आपको किसी पेशेंट की आंखों को देखना है, अच्छे से देखना है, विजुअल फील्ड को मॉनिटर करना है, तो मेड्रियाटिक हम यूज जो करते हैं, दो यूज करते हैं, एक होता है एट्रोपिन, दूसरा होता है ट्रोपिकामाइड। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया ट्रोपिकामाइड। अगर मैं आपको बोलूँ मियोटिक, मियोटिक मीन्स ये पीपल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें जो आपको नाम याद करना है वो याद करना पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन। पेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है, बीटा मेथासोन स्टेरॉइड होता है, लेवोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक से डायलेटेशन तो नहीं होगा, तो क्वेश्चन वैसे सिंपल है। देखो तीनों ऑप्शन वैसे रूल आउट हो गए, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक, लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, बीटामाइसिन क्या है, स्टेरॉइड। तो आंसर क्या हो गया, ट्रोपिकामाइड। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट, अब ल्यूकेमिया यहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन को इजी कर दिया है। ल्यूकेमिया में मैंने आपको बताया था हमारे पास हॉजकिन हो सकता है, नॉन हॉजकिन हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। ल्यूकेमिया मींस पूरे ब्लड, सॉरी लिम्फोमा मैंने आपको बताया था हॉजकिन नॉन हॉजकिन। ल्यूकेमिया मैंने आपको बताया था मल्टीपल ल्यूकेमिया था, एएलएल, सीएलएल, एएमएल, फीमेल। तो अगर मैं आपको बोलूँ ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, जो आपको ट्रीटमेंट चॉइस करना है वो करना है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। सो जनरली क्या होता है, पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। लिम्फोमा कहाँ हो सकता है, आपके लिम्फ नोड का ट्यूमर, और ल्यूकेमिया क्या हो सकता है, आपके ब्लड का ट्यूमर, मींस न्यूप्लास्टिक सेल्स आपके ब्लड में घूम रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो आपको बोन मैरो बदलना है, लेकिन जब तक आप बोन मैरो नहीं बदल सकते तब तक आपको पेशेंट को, इसमें देखो कहाँ कहाँ सर्जरी करोगे, नहीं कर सकते सर्जरी, राइट। अर्गट थेरेपी, अर्गट तो हम माइग्रेन में देते हैं, अब माइग्रेन में भी नहीं देते इसको आजकल। रेडिएशन थेरेपी का कोई रोल है, किस चीज को रेडिएशन में आपको एक टारगेट ढूंढना है, कहाँ रेडिएट करूं मैं। अगर आप रेडिएट पूरी बॉडी का करोगे तो ल्यूकेमिया उससे और हो जाएगा। रेडिएशन थेरेपी से ल्यूकीमिया के चांस बढ़ जाते हैं। आपको पता नहीं है बोन मैरो का ट्यूमर है, इसको क्या करना है, आपको कीमोथेरेपी से देना है। जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, मींस ड्रग्स देते हैं हाई डोज में। कई बार मैंने आपको बताया था ल्यूकीमिया और लिम्फोमा टर्म को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, कई बार वो ब्लड में भी होते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स और वो लिम्फ नोड में भी जमा हो जाते हैं, तब हम दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी है। ओके, बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो हमने स्टेज पढ़ी नहीं थी, लेकिन पढ़ते हैं इसको, समझते हैं इसको। स्टेज ऑफ अ ट्यूमर पूछिए, इफ इट्स ऑफ एनी साइज, कोई भी साइज का हो, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन डिस्टेंट, डिस्टेंट मींस दूर, अगर कोई दूर चला गया वो ऑलवेज ठीक हो। मैंने आपको बताया था TNM क्लासिफिकेशन इज ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस, राइट। सो डिस्टेंट मींस वो दूर चला गया, T1, T2, T3, T4, नहीं गया T0। अगर वो दूर चला गया दैट इज ऑलवेज T4। सो दूर चला गया मींस ये शब्द आ गया, फॉर एग्जांपल आई कैन से लंग ट्यूमर है, वो ब्रेन में चला गया तो वो T4 है, राइट। स्टेज 4 है, सॉरी दैट स्टेज 4, स्टेज 4 में दूर चला गया, स्टेज 4 मींस दैट इज डिस्टेंट, क्लियर। मैंने आपको बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। एक आपको क्या करना है, मैच करना है पहले तो, कि जो आपने ब्लड लगाया वो स्टिकर पे वही ब्लड है, वो आपको एक फाइल में लगाना है, दोनों को मैच करना है, वो सेम चीज होनी चाहिए। AB वाले पेशेंट को कौन सा दोगे, AB दोगे, O वाले को क्या दोगे, O दोगे। मैंने आपको बताया था हम स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट स्लो एट द रेट ऑफ 6 to 8 ड्रॉप्स पर मिनट, इफ नो abnormal reaction occur increase rate to 10 to 14 ड्रॉप्स पर मिनट,
इफ केस ऑफ एनी रिएक्शन एबनॉर्मल रिएक्शन अकर, तो आपको 2 इंजेक्शन देने हैं, एक स्टेरॉइड का और एक एंटीहिस्टामाइन का। एंटीहिस्टामाइन कॉमनली हम यूज करते हैं, एविल यूज करते हैं। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी इज ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। मतलब एक ब्लड लगाने से पहले आप एक सैंपल ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है, सैंपल तो आपने पहले ले चुके। वार्म द ब्लड प्रोडक्ट टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग। वार्म क्यों करते हैं? वार्म कैसे करते हैं? बॉडी के पास रखते हैं, बॉडी वार्मिंग करते हैं, जिससे पेशेंट को फीवर ना आए, हाइपोथर्मिया ना हो, दोनों चीजें ना हो। मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विद डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन, ऐसा जरूरी नहीं है, डेक्स्ट्रो देना जरूरी नहीं है। अगर आप पहले पेशेंट को देखोगे कलर लगा है, तो अगर ब्लड आ रहा है मींस कलर सही लगा हुआ है। उसके अगर आपको चेक करना है तो हम नॉर्मल सलाइन से फ्लश करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, रन इट्स स्लोअर रेट 6 to 8 ड्रॉप्स। उसके बाद जब सब कुछ सही चल रहा है, ड्रॉप आप बढ़ा दो। सो दिस इज द आंसर। इज क्लियर? स्टार्ट स्लो, ग्रेजुअली इंक्रीज। स्टार्ट इनिशियली 6 to 8 ड्रॉप्स पर मिनट। उसके बाद पेशेंट सब कुछ ठीक है, आप उससे पूछ लो भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पल्स चेक कर लो, हो सकता है तो बीपी भी ले लो, तो आप उसको बढ़ा दो। डिफिकल्टी इन स्मेलिंग, सूंघाई नहीं दे रहा है, सूंघ नहीं पा रहा है। सूंघ नहीं पा रहा है मीन्स कौन सी नर्व होगी? सिंपल है, मैंने आपको सारी कैनर्व्स की डिटेल वीडियो के साथ लेक्चर दिया था। सूंघ नहीं पा रहा है मीन्स स्मेलिंग में प्रॉब्लम है। कौन सी होगी? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी मीन्स फर्स्ट कैनर, राइट? ओल्फैक्टरी में कौन सी होगी? फर्स्ट कैनर। पेशेंट को बुखार आ रहा है, तो बुखार के साथ क्या होगा? देखो जब आपको बुखार आता है, राइट, तो एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हो जाता है बॉडी के अंदर कि आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। तो बुखार फीवर के अंदर क्या होता है? देयर इज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, देयर विल बी टैकीकार्डिया। बुखार के साथ सांस फूल सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बुखार है तो बीपी थोड़ा सा कम होगा, ना कि बढ़ेगा। प्रीकॉर्डियल पेन, अगर पेशेंट को बुखार कोई चेस्ट का इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या हार्ट का इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन पल्स रेट जनरली लोगों की बढ़ती है। तो इस टैकीकार्डिया एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू फीवर। In which of the following type of cardiomyopathy does cardiac output remain normal? तो देखो मैंने आपको कार्डियोमायोपैथी 3 बताई थी। एक बताई थी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक बताई थी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एक बताई थी हाइपरट्रॉफी। इसको समझो, डायलेट कार्डियोमायोपैथी में आपका कार्डियक आउटपुट हमेशा कम होता है, 20-30% रहता है। रेस्ट्रिक्टिव वाले में भी कार्डियक आउटपुट 40 से कम होता है, इसमें भी कार्डियक आउटपुट कम होता है। तो इसमें मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ 2 बना देता हूँ, मीन्स इट इज वेरी मच डिक्रीज। रेस्ट्रिक्टिव में कम होता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कार्डियक आउटपुट शुरू में नॉर्मल होता है, शुरू में नॉर्मल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। लेकिन बाद में ये कम होना चालू हो जाता है। मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में बनाना जैसे चैम्बर बन जाते हैं, चैम्बर्स लंबे हो जाते हैं, बाद में क्यों डिक्रीज हो जाता है इसको हम बोलते हैं, तब इसको हम बोलते हैं HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, राइट? हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो आपको याद करना है कि यहाँ पर डायलेटेड में तो कम हो ही रहा है, ऑब्लिटरेटिव जब HOCM हो जाएगा तब कम हो जाएगा। तो ऑब्लिटरेटिव में सम ऑब्लिटरेशन हो रहा है उसके अंदर। सो ऑब्लिटरेटिव इज नथिंग, ऑब्लिटरेटिव कोई टर्म ऐसा है नहीं, ऑब्लिटरेटिव किसी में भी यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव में भी कम हो रहा है, हाइपरट्रॉफिक में इनिशियली नॉर्मल। अगर मैं आपसे बोलूं कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमन टाइप इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर मैं आपको बोलूं इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज अल्कोहल, इसका मोस्ट कॉमन केस क्या होता है? एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस। और हाइपरट्रॉफिक ये एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, उसका नाम होता है बीटा मायोसिन हेवी चेन। ये यंग एथलीट में ज्यादा होती है। तो इनिशियली तो कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब होते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, माइटल वॉल का एंटीसिस्टोलिक मोशन होता है, तब उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को सिम्टम आते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी को। एसिमेट्रिकल, याद है मैंने बताया था ऐश एंड सैम, एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, सिस्टोलिक एंटीरियर मूवमेंट ऑफ माइटल वॉल, ये दोनों चीजें आपको मिलती है। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पेशेंट इज एडमिटेड हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, a nurse checking the patient lab result would expect from the changes. पीटीएच बढ़ रहा है तो कैल्शियम बढ़ेगा, यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। पीटीएच लो तो नहीं होगा ना, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म लो तो नहीं होगा, विटामिन डी लो हो जाएगी, यूरिन कैल्शियम भी बढ़ेगा। जब ब्लड में बढ़ रहा है तो यूरिन में भी बढ़ेगा। तो आंसर इज व्हाट? आंसर विल बी ए।
प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म मैंने आपको बताया था, इट इज ड्यू टू पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया या पैराथायरॉयड एडिनोमा। अगर मैं आपको इसका कॉज बताऊं, दैट इज योर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या हो गया, नंबर बढ़ गया, या फिर किससे हो सकता है, पैराथायरॉयड के ट्यूमर से, वी कॉल दिस पैराथायरॉयड एडिनोमा। Okay, let's read this big question again. A nurse working in an outpatient clinic has opportunity to teach an insulin dependent patient. देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट मींस पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है ये टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है ये वो वाली टाइप 2 डायबिटीज हो जो जिसमें ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का आप मतलब समझ लो, कहीं भी क्वेश्चन में आएगा रिफ्रैक्टरी का मतलब नॉन रिस्पॉन्डिंग। So it could be either type 1 diabetes or it could be type 2 diabetes that is not responding with medication, जो नॉर्मल दवाई उस पर काम नहीं कर रहे हैं। Following topic most would be most appropriate for the nurse to include when teaching personal hygiene means आपको आपको as a nursing officer you should teach the patient about personal hygiene. Oral care is not a top priority. Oral care is a priority, okay, but that is not top priority, ठीक है। हेयर केयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल फॉर डायबिटिक पेशेंट। बालों का केयर, अब देखो 60 साल की 50 साल की महिला होगी, बाल की क्या केयर करेगी, राइट। बालों का केयर या बालों का केयर का ऐसा कुछ है नहीं, अगर मेल पेशेंट भी होगा तो भी बाल तो चले जाते हैं कई बार, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई स्पेशली द फीट। या कुछ लग रहा है, ये हो सकता है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये हो सकता है। देखो, ओरल केयर इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ओरल केयर भी प्रायोरिटी होती है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इफ आई से हेयर केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेयर केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, हेयर केयर इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायबिटीज में पहले आपको क्या होता है, लाइफ बचाओ, बाल मत बचाओ, पहले लाइफ बचाओ। पर्सनल हाइजीन इज नॉट इंक्लूडेड इन डायबिटिक टीचिंग टू अ इंडिविजुअल चॉइस, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखो, ये आंसर सही नहीं लग रहे हैं तीनों चीजें। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटीज के अंदर फूड इन्फेक्शन, राइट, फूड इन्फेक्शन और गैंग्रीन अल्सर फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको फूड की एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है डायबिटीज को। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल लोगों की बात नहीं चल रही, डायबिटीज के बारे में बात चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि कुछ लोग जो डायबिटीज होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में एक स्पेशल कोर्स होता है, उसको बोलते हैं पोडारिस्ट्री। पोडारिस्ट मीन्स दे आर द एक्सपर्ट्स दैट डील ओनली इन फीट। मतलब जो आपके पैरों की देखरेख के लिए, पैरों की में कुछ दिक्कत है उनको ठीक करने के लिए, उनको बोलते हैं पोडारिस्ट। फूट स्पेशलिस्ट, फीट स्पेशलिस्ट। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बड़े बड़े सेंटर में, बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है। तो एवरी डायबिटिक पेशेंट को हर 6 महीने से 1 साल के अंदर एक बार पोडारिस्ट, मैं पीडियाट्रिक्स नहीं बोल रहा हूँ, पोडारिस्ट बोल रहा हूँ मैं, पैर के डॉक्टर, इसको बोलते हैं पैर का डॉक्टर या पैर का एक्सपर्ट। एक डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, तो उसको दिखाना जरूरी होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड ऑलवेज हैव 6 मंथ्स टू एनुअली, 6 महीने से एक साल के अंदर आपको एक बार पैरों का एग्जामिनेशन करना चाहिए। पैरों के अंदर आपका एंकल ब्रेकल इंडेक्स ठीक है कि नहीं, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं हो रहा है, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई एब्सेस तो नहीं है, या फिर कहीं पैर में गैंग्रीन तो नहीं बन के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडिसन डिसीज बताओ पहले मुझे, है क्या एडिसन डिसीज में, क्या है, एल्डोस्टेरोन कम या ज्यादा? अगर आपको इतना बताया, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। एडिसन डिसीज इज प्राइमरी हाइपो और हाइपर, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, राइट। अब अ पेशेंट विद एडिसन डिसीज मींस इसमें क्या है, एल्डोस्टेरोन आपका कम है। हाइपर वाले को क्या बोलते हैं, कोन सिंड्रोम बोलते हैं, कोन सिंड्रोम। दिस इज हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में पेशेंट ने पूछा फॉर न्यूट्रिशन एंड डाइट एडवाइस, राइट। तो इसको देखो क्या होगा, चलो, फॉलोइंग डाइट मॉडिफिकेशन इज नॉट रेकमेंडेड। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अब पहले इसको समझते हैं। एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। अगर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन कम है, राइट, अगर मैं आपको बोलूं इन हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, पानी आपकी बॉडी में कम जाएगा, सोडियम कम जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, और पानी का रिटेंशन कम होगा।
पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी हो सकता है। इसके एक्सचेंज में पोटेशियम और H पॉजिटिव आयन भी जाते हैं, तो वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ कि देखो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी सोडियम कम आ रहा है, तो आप उसकी डाइट में सोडियम कम करोगे, आंसर इसमें। देखो क्वेश्चन फिर से देखो, फॉलोइंग डाइट मॉडिफिकेशन नॉट रिकमेंडेड। सोडियम पहले से इसमें कम जा रहा है, तो उसको या तो आप नॉर्मल सोडियम दो या थोड़ा सा ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन सोडियम इसका कम नहीं करना है। एम आई क्लियर? सो व्हाट इज नॉट रिकमेंडेड? रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पेशेंट रिसेंटली स्टार्टेड ऑन हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस को चालू की गई बिकॉज सीकेडी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? वांट टू नो हाउ द डायलिसिस विल टेक द प्लेस ऑफ किडनी। उसको ये जानना है कि भाई डायलिसिस किडनी का रोल कैसे कर लेगा। तो डायलिसिस इज लाइक आर्टिफिशियल किडनी ऐसा काम कर रहा है। नर्स रिस्पॉन्स, अब नर्स कैसे जवाब देगी, तो क्या कैसे जवाब देगा नर्सिंग ऑफिसर, इसको समझो, इसको एक बार समझो, इसको इस क्वेश्चन को समझो। डायलिसिस कैसे काम करता है? इट वर्क बाय फिल्टरिंग और बाय एलिमिनेटिंग द टॉक्सिटी। वी कैन यूज डायलाइजेट एंड वी कैन यूज डायलाइजर। एक मशीन का काम करना है तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। पासिंग वाटर थ्रू डायलिसिस मेम्ब्रेन, पानी थोड़ी पास करना है आपको। एलिमिनेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन एलिमिनेट नहीं करना है हमको, टॉक्सिटी एलिमिनेट करनी है। लोअरिंग द पीएच बाय रिमूविंग नॉन वोलेटाइल एसिड, इससे तो आप एसिडोसिस ठीक कर सकते हो। बेस्ट रिस्पॉन्स विल बी इट विल फिल्टर योर वेस्ट प्रोडक्ट। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है? छलनी का काम करता है, सिर्फ सिर्फ आपकी बॉडी से टॉक्सिक मेटाबोलाइट, एक्स्ट्रा आयंस को रिमूव कर देना, बॉडी के अंदर एसिडोसिस को करेक्ट कर देना। तो इट विल फिल्टर, फिल्टरिंग का काम करता है। डायलिसिस, रिमेंबर डायलिसिस लाइक एक्वागार्ड मशीन, आपके एक्वागार्ड से पानी फिल्टर होता है, ऐसे आपका डायलिसिस बॉडी से आपकी बॉडी का फ्लूइड फिल्टर होता है। A nurse caring for several patients on the cardiac unit is told that one is scheduled for implantation of an automatic internal cardio defibrillator. Means आप एक कोई defibrillator लगा रहे हो, following patient is most likely to have this procedure. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले, डिफिब्रिलेटर किसको लगेगा? जिसके अंदर हार्ट की रेट और रिदम पहले से ही गड़बड़ है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आना चाहिए कि पेशेंट को कोई ना कोई अरिथमिया हो रहा है। समझ आइए मेरी बात? डिफिब्रिलेटर मींस कब देते हैं, मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है। डिफिब्रिलेटर कैन बी यूज्ड वेयर टू ट्रीट अरिथमियास। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि डिफिब्रिलेटर किसको लगाओगे? जिसको अरिथमिया होगा। हम ऑप्शन में देखते हैं अरिथमिया है कि नहीं। पेशेंट एडमिटेड फॉर एमआई विदाउट कार्डियक मसल डैमेज, सिर्फ एमआई है। एमआई है तो क्या करोगे? परक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन मींस स्टेंट लगाओगे या फिर थ्रोम्बोलाइज करोगे। डिफिब्रिलेटर का काम है नहीं है, बिकॉज उसकी हार्ट रेट और रिदम तो नॉर्मल हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव सीएबीजी, सीएबीजी के बाद अगर एरिथमिया हो रहा है तब दोगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। सीएबीजी के बाद क्या होता है? उसको कुछ थोड़ा बहुत पेन होगा। हिस्ट्री ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड सिंकोपल एपिसोड। देखो आंसर आपको यही मिल गया अगर आपको ये पता है। डिफिब्रिलेटर कब हम देते हैं? इन ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियास। एरिथमियास कैन बी, इसमें से एरिथमिया किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, क्लियर? हिस्ट्री ऑफ एट्रियल टैकिकार्डिया एंड फटीग। एट्रियल टैकिकार्डिया मींस एट्रिया का टैकिकार्डिया कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है, उसमें आपको डिफिब्रिलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। Patient hospitalized with MRSA. MRSA means methicillin resistant staph aureus is placed on contact precaution. देखो जैसे कि पेशेंट जब आपके पास होता है MRSA का, तो MRSA एक इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है कई बार। तो स्टैफ ऑरियस आपके नाक में एज अ नॉस्ट्रिल्स इन योर नोज हाइबरनेट करके बैठा होता है। तो कई बार जो लोग जैसे इंडिया में आप देखोगे हर हॉस्पिटल में मोनोसेफ सेफेलोस्पोरिन सेफ्ट्रैक्सन को तो ऐसे चला देते हैं जैसे कि हर मरीज को लगा देते हैं। सो इंडियंस में आप देखोगे कि सेफेलोस्पोरिन का रेजिस्टेंस काफी कॉमन है। तो एमआरएसए मींस जो नॉर्मल सेफेलोस नॉर्मल पेनिसिलिन से नहीं काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एमआरएसए। सो इसको बोलते हैं एमआरएसए इन्फेक्शन। अब एमआरएसए क्लोज कांटेक्ट या फिर कई बार ड्रॉपलेट से पेशेंट से डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को भी हो जाता है। सपोज आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप पेशेंट का सैंपल लेने गए, आपने बिना ग्लव्स पहने उसका सैंपल लिया, उसकी बॉडी में एमआरएसए तो आपको भी हो जाएगा। या फिर आपने मास्क नहीं लगाया होगा तो भी आपको हो सकता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, एमआरएसए पेशेंट को क्या करते हैं? आइसोलेट करके रख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। शुड बी प्लेस्ड इन रूम विद नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। इन्फेक्शन रिक्वायर क्लोज कॉन्टैक्ट, देयरफॉर डोर में रिमेन ओपन। इन्फेक्शन क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, सही बात, लेकिन इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से भी हो सकता है एमआरएसए का। ट्रांसमिशन इज हाईली लाइकली, सो द पेशेंट शुड वियर अ मास्क ऑल द टाइम। अब मरीज को आप हर टाइम मास्क नहीं बना सकते। देखो मरीज को मास्क पहनाने से मतलब क्या है? आपने मरीज को मास्क पहना लिया और आप उसका बिना ग्लव्स पहने सैंपल ले रहे हो,
तो भी तो आपको हो जाएगा। तो मरीज को मास्क पहनाने का मतलब नहीं है, और मरीज अगर जब डिस्पनिया होगा उसको उसको आप वेंटिलेटर पे एडमिट है वो, तो उसको मास्क क्या पहनाओगे? उसको ऑलरेडी उसने मास्क पहना हुआ है, इंटूबेटेड पेशेंट में क्या मास्क पहनाओगे? तो कैसे होगा? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से होता है। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? जैसे पेशेंट को आप टच करोगे, उसके बाद हाथ धोगे, ग्लव्स पहनोगे, गाउन पहनोगे। रिमेंबर, एमआरएसए कैसे स्प्रेड करता है? एमआरएसए स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न। सो यू शुड ऑलवेज बी, एयरबॉर्न से बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन मेनली क्लोज कॉन्टैक्ट। सो आपको पेशेंट को आइसोलेट करना है, और जब भी उसको टच करना है, ग्लव्स पहनने हैं, उस ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद अपने हैंड वॉशिंग इज मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ आई से इज हैंड वॉशिंग। अगर इस पेशेंट के अंदर आप दवाई क्या चालू करोगे, तो इसके अंदर आपको वैंकोमाइसिन स्टार्ट करना है। अगर मैं आपको बोलूं एमआरएसए का ड्रग ऑफ चॉइस विल बी वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट याद है? रेडमैन सिंड्रोम। इससे क्या हो जाता है? रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है हिस्टामिन की रिलीज की वजह से। 19 ईयर ओल्ड पेशेंट, 19 साल का, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया विद एक्यूट सांस फूल रही है, रेस्पिरेटरी रेट इज 44, मींस टैकीपनिया। टैकीपनिया और पेशेंट इज इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब देखो, पेशेंट आ रहा है आपके पास, सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, तेज तेज सांस चल रही है। हिस्ट्री बाद में लेना, मॉनिटर बाद में लगाना, इमोशनल सपोर्ट, उससे प्यार से बातें बाद में करना, पहले ब्रोंकोडायलेटर से नेबुलाइज कराना उसको। बिकॉज यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर और यू आर अ मेडिकल ऑफिसर, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हिस्ट्री बाद में ले लेंगे, बातें बाद में कर लेंगे, इमोशनल अटैचमेंट बाद में बनाएंगे, पहले उसको नेबुलाइज करा दो, सिंपल। तो कोई अभी क्या मेडिसिन का क्वेश्चन है? मेडिसिन मेडिसिन नहीं है, ये तो फैक्ट है, राइट? ये तो नॉर्मल चीज है। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है, अगर आप नेबुलाइज लगाते हो तो मरीज बच जाएगा, नहीं तो मरीज की डेथ हो सकती है। पेशेंट एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजी यूनिट फॉर डायग्नोसिस सस्पेक्ट हॉजकिन डिसीज। तो हॉजकिन लिम्फोमा मैंने आपको बताया था, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, एक एमसीक्यू तो यही आता है। ओवल्स आई शेप सेल्स, उसको हम बोलते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। और इसके सिम्टम पूछ लिए यार, सिम्टम क्या होते हैं? लिम्फोमा है तो लिम्फ नोड में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया, पेनफुल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फोमा में लिम्फेडिनोपैथी तो होती है बॉस, लेकिन ये पेनलेस होती है। इसलिए जो आप लोग ने ए आंसर लगाया, मुझे पता है कई लोगों ने ए आंसर मार्क किया है, दिस इज नॉट द आंसर। जो बोल रहे हैं ना ए इज नॉट द आंसर, इसमें कैसी होती है? पेनलेस। नौशिया वॉमिटिंग तो कहीं भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ऐसा फीचर नहीं है। कैंसर है, लिम्फोमा एक ट्यूमर है, ट्यूमर में वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, वेट गेन तो नहीं होगा। आपको याद करना है, जो फीचर याद करने हैं आपको, कि फर्स्ट फीचर अगर मैं आपको बोलूँ आज के लिम्फोमा में क्या हो सकता है पेशेंट को, पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी। कहीं की भी हो सकती है, सर्वाइकल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इट कैन बी पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी। उसके बाद पेशेंट को क्या होते हैं? रात को पसीना आता है, तो दैट इज आवर आंसर, राइट? पेशेंट को बुखार भी आ सकता है, पेशेंट को फटीग हो सकता है, और पेशेंट का वेट लॉस होता है। तो मैंने आपको तीन फीचर बताए, नाइट स्वेट, फटीग, वेट लॉस और पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी। ये तीन फीचर जो मैंने आपको बताया, इनको हम बोलते हैं बी सिम्टम्स। बी सिम्टम्स मीन्स बी सेल्स के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? नाइट स्वेट एंड फटीग। क्वेश्चन समझ में आ गया? पेनफुल नहीं होती, पेनलेस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेशेंट इज एट रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया? हाइपरनेट्रीमिया का रिस्क किसको होता है? सोडियम ज्यादा, तो इसको समझते हैं। एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, तो सोडियम कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? सोडियम वाटर का रिटेंशन कर रहा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन में क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। प्रोलॉन्ग वोमिटिंग एंड डायरिया, बहुत टाइम से उल्टी और डायरिया हो रहा है, तो सोडियम भी निकल जाएगा, उल्टी और डायरिया, उल्टी और मींस वोमिटिंग और स्टूल से क्या हो जाएगा? सोडियम निकल जाएगा, उससे तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया। तो इन दोनों में तो हाइपोनेट्रीमिया हो गया। दिस इज एक्सेसिव आईवी 5% डेक्सट्रोज। अगर पेशेंट को आप डेक्सट्रोज दोगे, तो डेक्सट्रोज देने से भी क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा, राइट? हाइपरनेट्रीमिया कब होगा? जब आप नॉर्मल सलाइन दोगे ज्यादा, या 3% एनएस दोगे ज्यादा, उससे होगा हाइपर। हाइपर पूछा है, हाइपो हो या हाइपर हो, देखो तीन ऑप्शन आप आर रूल्ड आउट। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा? दोनों हाइपो हाइपर सीएन। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है? सीएनएस मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉमन। पेशेंट इज हैविंग इम्पेयर्ड अनकॉन्शियस एंड डिक्रीज थ्रस्ट सेंसिटिविटी, उसको पता नहीं चल रहा कि कब प्यास लग रही नहीं लग रही है।
रिमेंबर हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया दोनों में क्या होता है, दोनों में सीजर्स आर वेरी कॉमन, सीएनएस मैनिफेस्टेशन आर वेरी कॉमन। पेशेंट विद नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज कुछ नहीं है भाई, नो हिस्ट्री। रिदम स्ट्रिप मींस आपने देखा, लीड 2 देखी आपने, लीड 2 में देखा, लीड 2 को बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। ओकेशनल डिस्टॉर्टेड पीवेव्स मींस पहले आपने देखा पीवेव्स कैसी आ रही है, कभी कभी देखो, कभी कभी कैसी आ रही है पीवेव, डिस्टॉर्टेड आ रही है, उसके बाद नॉर्मल भी आ रही है। एंड नॉर्मल एवी कंडक्शन, वर्टिकल कंडक्शन मींस कभी कभी तो मैं बना के दिखाऊं, सपोज ये पीवेव वैसे आ गई, फिर क्यूआरएस नॉर्मल आया, टी नॉर्मल आया, फिर पीवेव नॉर्मल सी आ गई। तो कभी कभी कैसी आ रही है पीवेव, अब नॉर्मल आ रही है। इससे क्या हो सकता है देखते हैं इसका। होल्डिंग ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सर्शन में सांस को रोक के बैठने से क्या होगा, पीवेव्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनी एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग पे अगेन दी, इसमें पीवेव्स तो आपकी आएगी, साइनस टैकिकार्डिया होगा, थोड़ी ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी आएगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। सेडेटिव से क्या होगा, अगेन पीवेव तो आएगी। अगर आप कॉफी पीते हैं ज्यादा, कॉफी पीने से क्या होता है, एल्टर कंडक्शन कम हो जाता है, तो पीवेव कभी कभी आपको डिस्टॉर्टेड मिलती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका कॉफी का कंजप्शन कम कर देना। What manifestation is the patient does the nurse recognize an early sign of hepatic एनकैफ? हेपेटिक एनकैफ मींस पेशेंट का लीवर खराब, लीवर खराब की वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है, मींस अमोनिया आपका ब्रेन में जा रहा है। तो देखो पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्टेरिक्स ट्रेमर, एस्टेरिक्स मींस ट्रेमर्स, ट्रेमर्स आते हैं लेकिन बाद में आते हैं। इसमें क्या पूछा है, अर्ली साइन। देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ट्रेमर्स आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एस्टेरिक्स ट्रेमर्स, फ्लैपिंग ट्रेमर्स यू विल सी इन हेपेटिक एनकैफ, लेकिन वो बाद में आते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं एनसेफेलोपैथी के फीचर पूछ रहे हैं। ट्रेमर्स तो आपको नॉर्मल बिना एनकैफ के भी मिल सकते हैं। एनकैफ में पेशेंट को, बिना एनकैफ के मीन सपोज पेशेंट को सिरोसिस है, तो सिरोसिस के बाद ही जनरली क्या होता है, हेपेटिक एनकैफ। हेपेटिक एनकैफ मींस जो अमोनिया था, गाबा था, न्यूरोट्रांसमीटर आपके ऊपर शंट कर गए, तो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आए। अब एस्ट्रेक्सिस तो आपको सिरोसिस के टाइम पे मिल सकता है, या कई बार हेपेटिक एनकैफ के बाद। हेपेटिक एनकैफ मींस जो पेशेंट आपके पास था, उसको एसाइटिस था, वॉल्यूम ओवरलोड था, उसका लीवर खराब हो गया है, ट्रेमर्स थे, उसको स्पाइडर एंजियोमा था, गायनेकोमेस्टिया था, लेकिन अब उसको क्या हो रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, मींस न्यूरोलॉजिकल फीचर पूछ रहा है वो। अर्ली साइन क्या होता है, कम अनकश नहीं, पेशेंट बेहोश नहीं होता एकदम से। ओलिगोरिया हो सकता है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाए, लेकिन वो भी लेट आता है। सबसे पहले पेशेंट कैसा होता है इनकेफ का, वो आपसे बहकी बहकी बातें करेगा, दैट इज इरिटेबल एंड लेथार्जिक। आंसर विल बी डी, अर्ली साइन विल बी इरिटेबल एंड लेथार्जिक। एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट मींस आप पूरी तरीके से फ्लूइड दे रहे हो, एंड वेसोप्रेशन रिप्लेसमेंट मींस आप पेशेंट को वेसोप्रेशन दे रहे हो, मींस वेसोप्रेशन मींस एडीएच, मींस एडीएच की कमी हो गई। एडीएच की कमी कब होती है, डायबिटीज इंसिपिडस में। मेलाइटिस में कोई रोल नहीं है। कीटोएसिडोसिस में आपको इंसुलिन और नॉर्मल सलाइन देना है। ऐसा एडीएच के अंदर आपको क्या देना है, आपको वैप्टन देना है। इसमें आपको क्या करना है, वैप्टन्स मींस कोनी वैप्टन, टोल वैप्टन, और क्या करना है आपने, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। कीटोएसिडोसिस के अंदर आपको पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देना है, फ्लूइड देना है, इसके साथ साथ आपको इंसुलिन देना है, रेगुलर इंसुलिन आईवी। डायबिटीज मेलाइटिस में आपको क्या देना है, या तो आप अगर देखोगे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है तो इंसुलिन देना है, टाइप 2 है तो मेटफॉर्मिन सल्फोनिलेज मींस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने हैं। तो आंसर विल बी डायबिटीज इंसिपिडिस। ल्यूकेमिया पेशेंट हैज रिलेटिव हु वांट टू डोनेट ब्लड फॉर ट्रांसफर। देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि सर मैं नहीं सॉल्व करूंगा इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा। देखो क्वेश्चन तो पढ़ तो लो एक बार, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ल्यूकेमिया पेशेंट का एक रिलेटिव है जिसको ब्लड डोनेट करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोनर मेडिकल कंडीशन वुड प्रिवेंट दिस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में दे आर आस्किंग कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको कौन सा इन्फेक्शन के टेस्ट कराना चाहिए, राइट। देखो इसको क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ढंग से। कोरोन डिसीज वाला पेशेंट डोनेट कर सकता है, आंसर इज यस। एसिम्प्टोमेटिक कर सकता है डोनेट, यस। कोलेसिस्टोमी वाला कर सकता है, यस। हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी 5 ईयर प्रीवियसली, तो उसको देखो। A leukemia patient who has a relative who want to donate blood for transfusion, the following donor medical condition. Just I am just changing the question. Which of the following donor medical condition would prevent, or I can say should be screened?
इस आपको कौन सी इस इन्फेक्शन को स्क्रीन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कौन सा इन्फेक्शन को हम स्क्रीन करते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, HIV, सिफिलिस, मलेरिया। तो ये 5 इन्फेक्शन का आपको टेस्ट करना है डोनेट ब्लड डोनेट करने से पहले किसी भी पेशेंट का। सो दीज आर 5 इन्फेक्शन व्हिच यू शुड स्क्रीन बिफोर डूइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट? So this is about the MCQ discussion. So we'll make one more videos related to some more image based questions. So see you in that video. Thank you. Bye bye. Take care. All the best.